मैं मोबिन अंसारी क्लासेस से आज एक बार फिर से 12th क्लास के लिए भूगोल जो दूसरी बुक का चैप्टर नंबर 9 है, भारत में नियोजन और सतत पोषणीय विकास का नेक्स्ट पार्ट लेकर के आया हूँ। और यहाँ भी 2 क्वेश्चन और ये दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, भारत के विकास में प्रादेशिक विषमताएं हैं, इस कथन की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन क्या है कि भारत के विकास में प्रादेशिक विषमताएं हैं। प्रादेशिक विषमता का मतलब कोई भी जो क्षेत्र है बहुत ज़्यादा उन्नत कर गया है, कोई बहुत ज़्यादा गरीब रह गया है। ठीक है, कहीं के लोगों की स्थिति रहन सहन खान पान बहुत अच्छा, कुछ लोगों का नहीं है। तो क्वेश्चन है कि भारत के विकास में प्रादेशिक विषमताएं हैं, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो व्याख्या करना है कि भारत के आंतरिक भागों की तुलना तटीय प्रदेश अधिक निर्धन है। क्या मतलब है कि जो भारत के आंतरिक प्रदेश हैं, अर्थात एक भाग तो जो होता है तट के किनारे, जैसे यहाँ देखते हैं कि ये सब क्या है, तटीय किनारा है। तो जो तटीय किनारा है और जो आंतरिक भाग है, तो यहाँ बताना है कि आंतरिक भागों की तुलना में तटीय प्रदेश अधिक निर्धन है। मतलब जो तटीय प्रदेश है वो अधिक क्या है, निर्धन, मतलब गरीब है। ये पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, दूसरा बताना है कि व्यापारिक कृषि के क्षेत्र में विकास अधिक व्यापक है। क्या मतलब कि जिन क्षेत्रों में व्यापारिक कृषि की जाती है वहाँ तो विकास बहुत ज़्यादा हुआ, जैसे पंजाब, केरल के ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में विषमता बहुत कम है। तो ऐसे बता देना है कि भारत के उन प्रदेशों में या उन क्षेत्रों में जहाँ व्यापारिक कृषि अधिक होती है, उनका जो विकास भी बहुत ज़्यादा हुआ। व्यापारिक में मैं बता दिया था, वही नकदी फसल जैसे चाय हो, गन्ना हो, कपास हो, रबर है। ठीक है, जो जिनका उद्देश्य क्या है, वस्तु को बेचना। तो जिन जिन क्षेत्रों में व्यापारिक कृषि हुई है उनका विकास तो ज़्यादा हुआ। उदाहरण के लिए केरल और पंजाब में जो वहाँ पे ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र हैं, यहाँ पे ये अंतर बहुत ही कम है, क्योंकि सब क्या है, अमीर हैं। फिर बताना है कि जनजातीय क्षेत्र अभी भी बहुत ज़्यादा पिछड़े हैं। मतलब जो जनजातीय क्षेत्र अभी भी उनका विकास ज़्यादा नहीं हुआ है। ठीक, इसका मतलब जनजातीय क्षेत्र उनका विकास अभी ज़्यादा नहीं हुआ है, वो अभी भी पिछड़े हैं। फिर बताना है कि भौतिक बाधाओं वाले क्षेत्र, भौतिक बाधा मतलब जैसे जहाँ की जलवायु क्या है, शुष्क है, बारिश बहुत कम होती है, जहाँ पे ऊबड़ खाबड़ पर्वतीय और पठारी भूमि है। ऊबड़ खाबड़ का मतलब कि कहीं पर बहुत ऊंचा है तो कहीं नीचा है। ठीक है, तो उस प्रकार के जो पर्वतीय और पठारी भूमि है और जहाँ पे बाढ़ हमेशा आती है, ये लोग आज भी क्या है, बहुत पिछड़े हुए हैं। दोबारा सुनना है कि भौतिक बाधाओं वाले क्षेत्र आज भी बहुत ज़्यादा पिछड़े हैं। कैसे भौतिक आपदा? तो जहाँ की जलवायु शुष्क है, जहाँ बारिश नहीं होती, जहाँ पर ऊबड़ खाबड़ पर्वतीय और पठारी भूमि है और जहाँ पे हर साल बाढ़ आती है, तो इन क्षेत्रों के लोग आज भी बहुत पिछड़े हैं। नेक्स्ट बताना है कि साक्षरता में भी क्या है, विषमता अधिक है। मतलब कि कुछ राज्यों के लोग तो पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा हैं और कुछ राज्यों में साक्षरता दर अभी भी बहुत कम है। और विशेषकर जब महिलाओं के संदर्भ में देखा जाता है तो महिलाओं के संदर्भ में भी कुछ राज्यों की महिलाएं बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी, जबकि कुछ राज्यों की महिलाएं बहुत कम पढ़ी लिखी हैं। उदाहरण ले लें तो जैसे केरल साक्षरता में लगभग 100%, वहीं पर बिहार में ले तो बिहार में साक्षरता बहुत ही कम है। ठीक, इसका मतलब जो जो क्षेत्र थोड़ा विकसित है, थोड़ा मतलब संपन्न है, वहाँ पे साक्षरता ज़्यादा है और महिलाओं की भी साक्षरता ज़्यादा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भारत के विकास में प्रादेशिक विषमताएं हैं कि जहाँ का विकास ज़्यादा हुआ है वहाँ की हर स्थिति अच्छी है, जहाँ का विकास कम हुआ है वहाँ की स्थिति अच्छी नहीं है। ठीक, तो ये हमने इसका आंसर कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नहर कमांड क्षेत्र में सिंचाई के लिए जल प्रदान करने में इंदिरा गांधी नहर का महत्व स्पष्ट कीजिए। इस क्वेश्चन घुमा फिरा के कई बार पूछा गया है कि इंदिरा गांधी नहर का क्या महत्व है, इसका समाज पर, अर्थव्यवस्था पर, पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो क्वेश्चन जैसे भी घुमा फिरा के आए, जहाँ पे हमें दिखे कि इंदिरा गांधी नहर के बारे में पूछा है तो यही पॉइंट को लिखना है। ठीक है, तो बताना है कि पहला पॉइंट क्या है कि कमांड क्षेत्र में सिंचाई क्रमशः 1960 और 1980 में शुरू हुई। तो याद रखना है
पूछ सकता है कि कमांड क्षेत्र में सिंचाई कार्यक्रम योजना कब शुरू हुई, तो 1960 और 1980 में, पहला पॉइंट। दूसरा बताना है कि सिंचाई के प्रसार ने, मतलब जब सिंचाई का प्रसार हुआ, मतलब दूर दूर तक नहरें ले जाई गई, सारी जगह जहाँ पे पहले सिंचाई के कोई साधन उपलब्ध नहीं थे वहाँ भी सिंचाई के साधन उपलब्ध हो गए। तो बताना है कि सिंचाई के प्रसार ने इन शुष्क प्रदेशों, मतलब जहाँ की ज़मीन सूखी थी, वहाँ पानी कभी नहीं था, खेती नहीं होती थी, तो सिंचाई के प्रसार ने इन शुष्क क्षेत्र की पारिस्थितिकी, अर्थव्यवस्था और समाज को रूपांतरित कर दिया। क्या मतलब कि जैसे जैसे नहर का विस्तार हुआ इस इंदिरा गांधी नहर का, तो जहाँ जहाँ से नहर गुजरी वहाँ की पारिस्थितिकी स्थिति अच्छी हो गई, वहाँ का पर्यावरण अच्छा हो गया, वहाँ की अर्थव्यवस्था अच्छी हो गई क्योंकि उसके आसपास खेती होने लगी, उसको जल मिलने लगा, और समाज भी वहाँ का क्या हो गया, उन्नतशील हो गया। ठीक है, तो क्या बताना है कि सिंचाई के प्रसार ने इन शुष्क क्षेत्रों की पारिस्थितिकी स्थिति को, अर्थव्यवस्था को और समाज को पूरी तरह से बदल दिया। ठीक, इसको चाहे तो और व्याख्या कर सकते हैं कि जैसे जैसे नहर गुजरती गई तो यहाँ का जो पर्यावरण वो भी अच्छा हो गया, ज़मीनें भी अच्छी हो गई, खेती ज़्यादा होने लगी, लोगों की स्थिति अच्छी हो गई, और लोगों का जब समाज में भी स्तर क्या हो गया, बढ़ गया, सब कुछ अच्छा हो गया। वायु अपर्दन और नहरी तंत्र में, पहले क्या था, वायु अपर्दन और नहरी तंत्र में बालू निक्षेप की प्रक्रियाएं धीमी पड़ गई। पहले क्या होता था कि जब वायु हवाएं बहती थी तो मिट्टियाँ कट कट करके सब हवा के साथ बह जाती और कहीं जा कर के जमा हो जाती। तो जब ये नहर बन गई तो वायु अपर्दन और नहरी तंत्र में बालू निक्षेप का मतलब था बालू जा कर के जमा होना, ये प्रक्रिया क्या हो गई, धीमी पड़ गई। अब क्यों धीमी पड़ गई भाई, चारों तरफ पानी पानी, तो जब पानी की वजह से मिट्टी क्या हो गई, जो मिट्टी पहले हल्की होती थी हवा में उड़ जाती थी, अब वो मिट्टी क्या होगी, इस जगह बैठ गई। तो जब बैठ गई तो ये क्या है कि प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था प्रत्यक्ष रूप में रूपांतरित हो गई। कि अर्थात जब वायु अपर्दन हुआ, वायु से जो पहले मिट्टियाँ बहती थीं और ये नहरी तंत्र में बालू निक्षेप हुआ, नहरों के आसपास बालू जमा होने लगा, बाद में ये धीरे धीरे क्या हो गया, प्रक्रिया धीमी पड़ गई। धीमी क्यों पड़ गई, क्योंकि पानी की वजह से ये मिट्टियाँ सब एक जगह जम गई, और जब ऐसा हुआ तो इसको क्या कर लिया गया, कृषि में प्रयोग कर लिया गया, और जैसे ही कृषि में हुआ तो यहाँ की अर्थव्यवस्था अच्छी हो गई। अगर ये पॉइंट कठिन लगे तो ऐसे समझना है कि मान लो जैसे ये नहर आपकी जा रही है, ठीक है, ये नहर है, तो इसके आसपास की जो ज़मीनें, इसके आसपास की सब ज़मीनें हैं, तो ये ज़मीनें पानी की वजह से क्या हो गई, जो निक्षेप की प्रक्रिया जो हमेशा वायु बह बह करके उड़ करके जमा होती थी वो कम हो गई, और पानी जब इन क्षेत्रों को मिलता गया तो ये ज़मीन क्या हो गई, सब ज़मीन उपजाऊ हो गई, और जब उपजाऊ हो गई तो ये किसके काम आ गई, कृषि के। तो यही पॉइंट है कि वायु अपर्दन और नहरी तंत्र में बालू निक्षेप की प्रक्रिया धीमी पड़ गई। इससे क्या हुआ कि प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था प्रत्यक्ष रूप से रूपांतरित हो गई। तो ये जो नहर व्यवस्था की वजह से आसपास की भूमि किस में बदल गई, कृषि में बदल गई। फिर बताना है कि जो बोए गए क्षेत्र का विस्तार और फसलों की सघनता में भी वृद्धि हो गई। पहले क्या था, भूमि कम थी, जहाँ पे जो ज़मीन में जहाँ पे अनाज बोया जाता था वो भूमि कम थी, तो जब नहरों का विकास हुआ तो नहरों के आसपास, नहरों की वजह से बोए गए क्षेत्रों का विस्तार हो गया, मतलब अन्य जगहों पर भी खेती अब की जाने लगी। तो वही लिखा है कि इस नहर की वजह से बोए गए क्षेत्र का विस्तार हुआ, अर्थात अब जो अनाज है वो अन्य दूसरे क्षेत्रों तक भी बोया जाने लगा, और फसलों की सघनता में भी वृद्धि हुई, अर्थात अब जो फसल थे उसके उत्पादन में भी वृद्धि हो गई। क्यों, क्योंकि समय समय पर उनको पानी मिलने लगा। पहले क्या था कि चना बाजरा ज्वार ऐसी फसल है जिसमें जल की आवश्यकता न के बराबर है, अगर एक आध बार भी हल्की फुल्की बारिश हुई तो ये हो जाता था। तो चना बाजरा ज्वार का स्थान गेहूँ, कपास, मूंगफली और चावल ने ले लिया, अर्थात इस नहर के बन जाने से जहाँ पहले चना बाजरा ज्वार की खेती होती थी, अब उन स्थानों पर गेहूँ, कपास, मूंगफली, चावल की खेती होने लगी। किसकी वजह से संभव हुआ, तो इस इंदिरा गांधी नहर की वजह से हुआ। फिर बताना है कृषि पशुधन उत्पादकता में अब अत्यधिक वृद्धि हुई कि भाई जब नहरें आ गई, नहरों की वजह से आसपास चारा बोया जाने लगा, घासें उत्पन्न होने लगी, तो लोग पशुपालन और ज़्यादा करने लगे, और कृषि पशुधन उत्पादकता में भी बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई। मतलब कि लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो गए, देखो लिखा है कृषि पशुधन उत्पादकता में अत्यधिक वृद्धि, लोगों के पास पशु ज़्यादा हो गए, उन पशुओं का इस्तेमाल वो खेती में करते थे, इनकी वजह से करते थे, इन नहरों की वजह से।
और लास्ट है कि वनीकरण और चारागाह कार्यक्रमों से भूमि हरी भरी हो गई। अर्थात वनीकरण और चारागाह मतलब ज़्यादा वन लगाया गया और जो चारागाह भूमि थी उसको उपजाऊ बनाने के लिए प्रयास किया गया। इस तरह से चारों तरफ हरी भरी भूमि हो गई। तो इसका मतलब इस नहरों की वजह से पानी की व्यवस्था की गई, पानी की वजह से ज़्यादा जो चारागाह थे वन लगाए गए और सब हरियाली हो गई और चारों तरफ की भूमि क्या हो गई, हरियाली हो गई। तो इस नहर का प्रमाण देखा जाए तो पर्यावरण पर भी अच्छा प्रभाव पड़ा, पर्यावरण भी क्या हो गया, संतुलित हो गया, चारों तरफ पेड़ पौधे ज़्यादा हो गए उन क्षेत्रों में जहाँ पेड़ पौधे न थे या जहाँ पानी नहीं था। समाज में भी स्थिति अच्छी हो गई, क्योंकि समाज में जब खेती अच्छी हुई, लोगों के पास पर्याप्त रूप में अनाज हुआ, बेचे तो उनकी स्थिति अच्छी हो गई। और अर्थव्यवस्था तो हम देख रहे हैं। तो इस तरह से इस जो चैप्टर था इसके जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसकी वीडियो हमने बना दी। ठीक है, यदि आपको पसंद हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और यदि आप लोगों को कि में से किसी को लगता है कि कुछ और क्वेश्चन इस चैप्टर से बनाना है तो नीचे कमेंट के माध्यम से बताएं, मैं उसको भी बनाने का प्रयास करूँगा। थैंक यू।